हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है, यानी कि जो लास्ट चैप्टर है, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के लिए क्या क्या चुनौती हो सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमारा बहुत ही छोटा रहने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में मात्र हमें 3 ही पॉइंट क्या है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले थिंक अबाउट द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में सोचेंगे। उसके बाद थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, यानी कि राजनीतिक सुधार के बारे में सोचेंगे। और तीसरा जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र को फिर से परिभाषित करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स के बाद हमारा जो क्लास टेंथ का जो पॉलिटिकल साइंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो सीरीज स्टार्ट होगी, वो 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थिंकिंग अबाउट द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में अगर हम सोचें, तो वो हम 3 तरीके से, यानी कि इसमें आज हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट होगा वो होगा आधार तैयार करने की चुनौती। आधार तैयार करने की चुनौती। चुनौती। दूसरा पॉइंट होगा हमारा विस्तार की चुनौती। विस्तार की चुनौती। और तीसरा पॉइंट होगा हमारा लोकतंत्र के जड़ें मजबूत करना, यानी कि किस तरीके से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत किया जा सकता है। वो भी क्या है, एक लोकतंत्र की क्या है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। मजबूत करना, यानी कि आज हम इस पॉइंट में जो हमारा थिंकिंग अबाउट द चैलेंजिंग ऑफ डेमोक्रेसी है, उसमें हम ये 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए, हमारे जो भी डेमोक्रेसी सिस्टम है उसके लिए ये तीन क्या है, एक सबसे जो मेजर चैलेंजेस है वो है। तो अगर हम पहले की बात करें, यानी कि जो पहला पॉइंट हमारा आता है, जो पहला चैलेंजेस आता है आधार तैयार करने की जो चुनौती है, इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या है कि आज भी क्या है, एक बट मतलब एक चौथाई हिस्सा मतलब एक चौथाई हिस्सा ऐसा है जो कि लोकतांत्रिक सरकार के अधीन नहीं है, यानी कि जहाँ पे हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को नहीं मिलता है। इन देशों को लोकतांत्रिक में परिवर्तन करना क्या है, एक आधार तैयार करने की चुनौती बन जाता है। यानी यानी कि अगर हम बात करें, जिस कंट्री में अगर डेमोक्रेसी नहीं है, उस कंट्री में क्या है, परिवर्तन करना, यानी कि एक लोकतंत्र का आधार तैयार करना वहां पे सबसे बड़ा क्या है, एक चुनौती बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोकतंत्र स्थापित करना वहां पे के लिए क्या है, एक चुनौती है। यानी कि अगर हम ऐसी कंट्रीज की बात करते हैं जहां चाहो लोकतांत्रिक कंट्री नहीं है, मान लो कि कोई, जैसे कि हम मानते हैं कि एग्जाम्पल समझते हैं, जो जैसे कि नेपाल है। नेपाल क्या है, मतलब 2006 से पहले अगर हम बात करें, उससे पहले वो लोकतांत्रिक देश ही नहीं था, डेमोक्रेटिक कंट्री ही नहीं था। लेकिन पब्लिक ने अपने मोनार्ची के अगेंस्ट में जाके जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो मोनार्ची यानी कि राजतंत्र खत्म होकर के किसकी स्थापना की गई थी, तो डेमोक्रेसी की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे क्या है, एक आधार तैयार करने की जो चुनौती निकल के आती है डेमोक्रेसी के लिए, तो ये भी एक चुनौती के रूप में ही है कि किस तरीके से हम डेमोक्रेसी का आधार, बेस तैयार कर सकते हैं। अगर एग्जांपल हम नेपाल का देखें, तो नेपाल में हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो उसमें हमने जो, जैसे कि हमारा, जब हमने डेमोक्रेसी के बारे में समझा था, तो उसमें हमने देखा था कि नेपाल की एक स्टोरी से, कि किस तरीके से नेपाल में क्या है, एक लंबा मूवमेंट चलाया गया था, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो वो भी क्या निकल के आता है, एक जो बेस है डेमोक्रेसी का, वो भी हमारे लिए क्या है, एक चैलेंजेस की तरह निकल करके आता है। अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें, यानी कि जो विस्तार करने की जो चुनौती है, यहाँ से विस्तार करने की चुनौती से मतलब है कि जिन देशों में लोकतांत्रिक नहीं है, यानी कि वहां पे लोकतांत्र डेमोक्रेसी को स्थापित करना भी क्या है, एक सबसे बड़ा चैलेंज है।
जो कि क्या है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हर एक रिलीजन्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और वेरियस जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें क्या है, एक जो जितनी भी जो इक्वलिटी जैसी जो चीजें, वो क्या है, डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। यानी कि अगर हम बात करें कि हर एक लोकतंत्र की जो चुनौतियों का सामना क्या करना पड़ता है, तो करना पड़ता है। लोकतंत्र की जो प्रक्रिया और जो संस्था है उसको मजबूत करने के लिए लोकतंत्र की जो जड़ें हैं, यानी कि जो लोकतंत्र की जो रूट्स है उसको मजबूत करना क्या हो जाता है, तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि भारत और जो यूएसए है, तो इनके लिए जो चैलेंजेस है वो दोनों क्या है, डेमोक्रेसी को लेकर के दोनों बराबर है, यानी कि दोनों सेम है। जैसे कि अभी हमें बात करें कि अधिकांश लोकतंत्र को विस्तार करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें सभी क्षेत्र, विभिन्न सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थाओं की लोकतांत्रिक सरकार के मूलभूत को लागू करना शामिल होता है। इसका मतलब यह है कि कम से कम निर्णय लोकतांत्रिक नियंत्रण के क्षेत्र से बाहर रखने, मतलब बाहर रहने चाहिए। भारत और अमेरिका जैसे देश इस चुनौतियों का क्या कर रहे हैं, तो सामना कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक चुनौती निकल करके आती है, किसके लिए, तो एक डेमोक्रेसी के लिए। तो आज के अगर हम एक और चैलेंजेस फेस की बात करें जो डेमोक्रेसी के लिए क्या है, तो डेमोक्रेसी की को और भी ज्यादा क्या करना है, तो गहरा करना है। यानी कि हमें बात करें तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा टॉपिक है, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने से मतलब था यहाँ पे कि जो डेमोक्रेसी की जो भी रूट्स हैं उसको और गहराई तक लेके जाना, ये एक एक डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन करके रहता है। दिस इन्वॉल्व्स स्ट्रेटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि अगर हम बात करें लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रथाओं को मजबूत करना एक सबसे मेजर चैलेंजेस है, किसके लिए, तो एक डेमोक्रेसी के लिए। This requires an attempt to bring down the control and influence of the rich and powerful people in making a government decision। यानी कि अगर हम बात करें तो इसके लिए सरकारी निर्णय लेने की अमीर और जो शक्तिशाली जो लोग हैं उनके नियंत्रण को, प्रभाव को कम करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कि डेमोक्रेसी की जितनी भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो डेमोक्रेसी को और गहराई तक ले जाना क्या है, एक चुनौती के रूप में हमें डेमोक्रेसी में निकल के आता है। यदि अगर हम इसमें सुधार नहीं करते हैं, यानी कि अगर हम बात करें जो हमारा तीसरा पॉइंट है, अगर हम डेमोक्रेसी के जड़ को मजबूत नहीं करते तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें जो हमें जो मेजर चैलेंजेस देखने को मिलेंगे कि इसमें जितनी भी जो डिसीजंस लेने की जो पावर होगी ना, वो अमीर और शक्तिशाली लोगों के हाथों में चली जाएगी। और इसको कम करने के लिए और इसको नियंत्रण में करने के लिए क्या जरूरी है, कि डेमोक्रेसी को और गहराई तक लेके जाना चाहिए। तो ये तीन चैलेंजेस है किसके लिए, तो डेमोक्रेसी के लिए। अब बात करते हैं थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, यानी कि राजनीतिक सुधार के बारे में अब हम सोच लेंगे। तो अगर ऑल द सजेशंस और द प्रपोजल्स अबाउट द ओवरकमिंग वेरियस चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी आर कॉल्ड डेमोक्रेसी रिफॉर्म और डेमोक्रेटिक और डेमो वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। यानी कि अगर हम बात करें लोकतंत्र में जो भी, अगर हम बात करें लोकतंत्र की जो अलग अलग जो चैलेंजेस है उसको कंट्रोल में करने के लिए जो भी सजेशंस दिए जाते हैं या जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, या हम वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कहते हैं। अगर हम इसके नीचे जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करें तो लोक कानून जो है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में। अगर हम बात करें केयरफुल डिवाइस चेंजेस इन अ लॉ कैन हेल्प टू डिस्करेज रॉन्ग पॉलिटिकल practice and encourage good ones, but legal constitutional changes by the themselves cannot be overcome challenges to democracy. Democratic reform are to the carried not mainly by the political activities, parties, movements and political consensus citizens। यानी कि अगर हम बात करें तो राजनीतिक सुधार में क्या है, कानून यानी कि जो हमारा लॉ है वो सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कानून में अगर हम संवैधानिक पूर्वक तैयार किए गए परिवर्तन गलत राजनीतिक प्रथाओं को हस्तोहित करने से और अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। कहने का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं किसकी, तो अगर हम एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस की बात करते हैं,
यानी कि अगर हम संवैधानिक पूर्वक तैयार करने की बात करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करते हैं, तो वो क्या करने का काम करता है, जो भी पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि जो भी गलत पॉलिटिकल अभ्यास किए जाते हैं उन सबको रोकने का काम करता है। और एक अच्छे, अगर हम बात करें, एक अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करता है कौन, एक संवैधानिक पूर्वक, यानी कि अगर एक कोई संवैधानिक पूर्वक अगर कोई कानून बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल को अगर कोई लॉ बनाया जाता है, तो जितने भी जो राजनीतिक प्रथाओं के जो मतलब हस्तोहस्तित है, यानी कि जो, अगर हम बात करें किसके, जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस और जो इनकरेज है उसको क्या करें, यानी कि जो डिस्करेज रॉन्ग पॉलिटिकल जो प्रैक्टिसेस हैं उसको वो क्या करने का काम करता है, एक तो रोकने का काम करता है, और जो यानी कि अगर हम अच्छे इनकरेज की बात करें, यानी कि गुड इनकरेज की बात करें, तो उसको प्रोत्साहन करने, यानी कि अच्छे लोगों को प्रोत्साहन करने का बात, यानी कि प्रोत्साहन करने का काम करता है। अगर कानूनी, यानी कि अगर कानूनी संवैधानिक परिवर्तन अपने आप में लोकतांत्रिक के लिए क्या है, एक चुनौती को दूर नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम बात करें, अगर लीगल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज बाय द देमसेल्फ कैन नॉट ओवरकम चेंज डेमोक्रेसी, अगर हम कहें कि अगर लोकतंत्र के लिए जो चुनौतियों को दूर कर, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो कानूनी संवैधानिक परिवर्तन है वो अपने आप में ही वो क्या नहीं कर सकता है, तो जो भी चुनौतियां हैं उसको दूर वो नहीं कर सकता है। लोकतांत्रिक सुधार का जो मुख्य रूप से जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पार्टियों, आंदोलन और जो राजनीतिक रूप से क्या होगा, इन्हें जागरूक जागरूक नागरिकों के द्वारा ही किए जाने हैं। यानी कि अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म्स आ सकते हैं, किसके द्वारा आ सकते हैं, अगर जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हैं, जो पार्टीज हैं, मूवमेंट्स हैं और जो पॉलिटिकल कंसेंसियस सिटीजन्स हैं, जब ये जागरूक होंगे और यानी कि ये जागरूक होकर के जब ये सही डिसीजंस लेंगे, तभी जाकर के क्या है, डेमोक्रेसी में रिफॉर्म्स आ सकते हैं। अगर जागरूक होकर के काम नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, एक हमारे लिए चैलेंजेस बन करके रह जाएगा, और ये जो भी चैलेंजेस है डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स में, तो वो उसे दूर करने में क्या रहेगा, तो टोटली फेल रहेगा। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है, द बेस्ट लॉ आर दोज विच एम्पावर पीपल टू कैरी आउट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यानी कि अगर सबसे अच्छा कानून की बात करें, तो सबसे अच्छा कानून वो कानून होता है जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यानी कि जो लोकतांत्रिक में क्या लाता है, सुधार लाने के सशक्त बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सबसे अच्छा कानून कहते हैं। द राइट टू, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, वो क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ अ लॉ दैट एम्पावर द पीपल फाइंड आउट द हैपनिंग इन गवर्नमेंट एंड एक्ट इज वॉचडॉग्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि अगर हम सूचना के अधिकार अधिनियम की बात करें, ये एक सबसे अच्छा उदाहरण है जिसमें क्या है, जिससे हम सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या करना चाह रही है, तो इससे हम लोग आदमियों को ये अधिकार मिलता है कि वो सरकार के एक्टिविटीज के बारे में जान सके कि सरकार क्या कर रही है, और ये लोकतंत्र के प्रभावी के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि एक डेमोक्रेसी के अंदर वॉच डॉग्स की तरह भी काम करता है हमारा क्या, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये अच्छा एग्जांपल है कि एक अच्छे कानून के तहत हम किस तरीके से डेमोक्रेसी में रिफॉर्म्स ला सकते हैं। द मेन फोकस ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स शुड बी ऑन वेज टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक पार्टीज, यानी कि राजनीतिक सुधारों का जो मुख्य फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो लोकतांत्रिक व्यवहार है उसको किस तरीके से मजबूत करना है या मजबूत करने के तरीकों पर होना चाहिए। एनी प्रपोजल्स ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स शुड थिंक नॉट ओनली अबाउट व्हाट इज a good solutions but also about who will implement it and how, यानी कि राजनीतिक सुधारों के किसी भी प्रस्ताव में ना केवल किसी के बारे में सोचना चाहिए, ना एक उसका अच्छा समाधान क्या है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि इसे कौन और कैसे लागू किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम एक कोटेशंस की बात करें, तो हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनके द्वारा एक बड़ी अच्छी बात कही गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि उस संविधान को लागू करने वाले की नीयत कैसी है। अगर संविधान लागू करने वाले की नीयत अगर साफ है, तो संविधान कैसा भी क्यों ना हो, तो वो देश तरक्की के मार्ग पर चलता रहेगा।
यदि कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करने वाले की नीयत ही साफ नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा क्यों ना लिख दे वो देश विकास नहीं कर पाएगा। तो वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि राजनीतिक सुधारों के किसी भी प्रस्ताव में न केवल इस बारे में सोचना चाहिए कि एक अच्छा समाधान क्या, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि इसे कौन और कैसे लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं हम रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी के बारे में, यानी कि लोकतंत्र को फिर से एक बार परिभाषित करते हैं। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है, यानी कि एक ऐसा तंत्र है जहां पे जो सरकारें चुन करके आती है वो किसके द्वारा इलेक्टेड होती है, तो पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड होकर के आती है। पहला डिफिनेशन ये होता है। अगर आगे की बात करें, द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, यानी कि लोगों के द्वारा चुने गए शासकों को भी बड़े फैसले लेने चाहिए। ये भी एक डेमोक्रेसी का डिफिनेशन हो सकता है। Elections must offer a choice and fair opportunities to the people to change our current ruler, मतलब current rulers, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर हर एक पर्सन को ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो एक निष्पक्ष रूप से अपने लीडर्स को क्या कर सकता है, तो चेंज कर सकता है और अपने विकल्प से वो दूसरे लीडर्स को चुन सकता है। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑन अ इक्वल बेसिस, यानी कि यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। ये भी एक क्या है, डेमोक्रेसी का डिफिनेशन हो सकता है। The exercise of the choice must lead to a government limited by the basic rules of the constitution and citizens' rights, यानी कि इस विकल्प का प्रयोग संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों द्वारा सीमित सरकार की ओर ले जाना क्या है, तो एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर जो भी गवर्नमेंट होता आती है उनके पास एक अपना काम करने का एक अपना टेन्योर एक लिमिट रहता है कि उसको इतने ही साल के लिए क्या करना, वो गवर्नमेंट के रूप में रहेगी और उसके बाद दोबारा पब्लिक अगर चाहे तो उसे री इलेक्ट करके गवर्नमेंट बनाने, यानी कि वो मेजोरिटी में वोट से जीत करके वो आकर के अपनी गवर्नमेंट बना सकता है, या पब्लिक अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, तो किसी और लीडर्स को वो चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे क्या, हर एक डेमोक्रेटिक में जितनी भी जो गवर्नमेंट है उनको एक लिमिट टाइम मिलता है, किसके लिए, पब्लिक के लिए काम करने के लिए। Here we have summarized the points that you have learned about democracy, यानी कि गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये वाली पॉइंट्स एक्स्ट्रा है तो ये हम इसमें डिफाइनिंग में नहीं करेंगे, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो अगर डेमोक्रेसी के रीडिफाइनिंग की बात करें तो उसमें हमने टोटल कितने डिफाइंस की बात, तो 4 टॉपिक डिस्कस, यानी कि 4 डिफिनेशंस हमने डिस्कस किया। पहला था कि जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड होता है पीपल्स के द्वारा। दूसरा कि जो भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो इलेक्टेड रूलर्स के द्वारा लिए जाते हैं जिससे पब्लिक चुनती है। तीसरा कि हर एक सिटीजन्स के पास ये अधिकार रहता है उनके, यानी कि उनके पास एक फेयर अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो अपने करंट रूलर्स को वो क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। चौथा हमने देखा था कि हर एक पर्सन के पास जो अपॉर्चुनिटी रहती है, अवेलेबल रहता है कि वो अपनी गवर्नमेंट को चुन सके, तो किसके बेस पे रहता है, तो इक्वली के बेस पे, यानी कि समान के आधार यानी कि सामान्य के आधार पे रहता है। द एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस मस्ट लीड अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय अ बेसिक रूलर्स, यानी कि लोगों के द्वारा जो भी सरकारें चुनी जाती हैं उनके पास एक लिमिट टाइम पीरियड रहता है जिसमें वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए क्या करती है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए वो काम करती है, और जो भी किसके, तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स के राइट्स के अकॉर्डिंग। तो ये था कुछ पॉइंट्स जो कि डेफिनेशन वो डेमोक्रेसी से थे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने चैप्टर डिस्कस किया है क्लास 10 का जो 8 चैप्टर लास्ट चैप्टर है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला जो हमारा चैप्टर यानी कि अगला जो हमारा वीडियो सीरीज रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, तो क्लास 11th का हम वीडियो सीरीज अब स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस ही डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा जो क्लास 10th है पॉलिटिकल साइंस वो टोटली कंप्लीट हो गया है। हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक पॉलिटिकल साइंस का हर एक चैप्टर क्या है तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। अगर वीडियो ज्यादा अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।